Good morning, students. Today's subject is constitutional law, in which I have discussed with you the number of important constitutional amendments since 1951 to 1989, राइट। तो हमने एक बहुत ही वाइड टॉपिक अपने क्लास में स्टार्ट किया हुआ है जिसका नाम है भारतीय संविधान के प्रमुख संशोधन। भारतीय संविधान में जो इम्पोर्टेंट अमेंडमेंट्स अभी तक हुए हैं, आज तक हुए हैं, उनके बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं अपनी क्लास में। तो हमारी लास्ट क्लास तक मैंने आपके साथ डिस्कस किया था 61st कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट जो 1989 में हुआ था, और इस संशोधन अधिनियम के द्वारा जो है वोट कास्ट करने की एज जो है 21 साल से घटा करके 18 साल की गई थी। और मैंने आपको ये भी बताया था कि ये क्वेश्चन कई बार कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में पूछा गया है, तो प्लीज़ आपको ये ध्यान रखना है कि किस संशोधन अधिनियम के द्वारा भारत में वोट देने की जो आयु है वो 18 वर्ष कर दी गई थी। तो आपका आंसर होना चाहिए 61st अमेंडमेंट 1981. Okay, got it? So in the continuance of, I am going to take some more important amendments in my today's class. So let us start. Okay, fine. So next amendment is 62nd Amendment Act 1989. इसके द्वारा क्या किया गया? It provides for the extension by another 10 years of reservation of seats in the parliament and state assembly. देखिए, अभी मैंने आपको बताया था ना कि पार्लियामेंट के अंदर जो शेड्यूल ट्राइब और शेड्यूल कास्ट के लिए जो रिजर्वेशन था वो 10-10 साल के लिए बढ़ाया जा रहा है, ठीक है। तो पहले 45th में बढ़ाया गया, अब 62nd अमेंडमेंट के थ्रू बढ़ा दिया गया, और अभी 104वां जो संविधान संशोधन हुआ है उसके द्वारा भी बढ़ाया गया है। तो मैंने आपको बताया, देखिए पॉलिटिकल रीजंस भी हैं और हमारी संवैधानिक व्यवस्था भी ऐसी है कि सभी को समान अधिकार हो, ये भी एक इसकी प्रमुख वजह है। इसी कारण से उनकी जो सीट्स हैं संसद में और राज्य सब विधानसभाओं में, उनको संशोधन करके 10-10 साल के लिए बढ़ाया जा रहा है, ठीक है। अब इसके बाद जो है हाँ, लेकिन 62 अमेंडमेंट के थ्रू एक और चेंज किया गया कि एंग्लो इंडियन जो कम्युनिटी थी उनका नॉमिनेशन भी किया गया, उनके लिए भी 2 सीट्स जो हैं वो लोकसभा में रिजर्व रखी गई, ठीक है। एंग्लो इंडियन कौन होते हैं? देखिए, जब ब्रिटिशर्स का हमारे यहाँ रूल था, ठीक है, तो कुछ ब्रिटिशर्स ने इंडियन वीमेन से मैरिज की थी और वो इंडिया में ही सेटल हो गए थे, वो कभी फिर लौट कर नहीं गए। तो उनकी जो कम्युनिटी, एक अलग से कम्युनिटी डेवलप हुई, उसे एंग्लो इंडियन कम्युनिटी बोला जाता है। और भारत में ऐसी बहुत सारी फैमिलीज़ हैं, तो उनके रिप्रेजेंटेशन के लिए 2 सीट्स जो हैं वो एंग्लो इंडियंस की लिए रिजर्व रखी गई थी। लेकिन सिमिलरली 104 जो संविधान संशोधन अभी हुआ है उसमें एंग्लो इंडियंस की सीट्स को रिमूव कर दिया गया है, क्योंकि अब हमारे देश में वो हमारे देश के ही नागरिक हैं और उनमें और एक भारतवासी में कोई अंतर नहीं है, तो हम एंग्लो इंडियंस के लिए अलग से सीट की ज़रूरत महसूस नहीं करते। ओके, सो नेक्स्ट अमेंडमेंट इज 63rd अमेंडमेंट 1989 में ही हुआ ये भी। इसके थ्रू जो था 59th जो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट था, विच एम्पावर्ड द गवर्नमेंट टू इम्पोज एमरजेंसी इन पंजाब, जिसने सरकार को पंजाब के अंदर इमरजेंसी लगाने की शक्ति प्रदान कर दी थी, उसे रिपील कर दिया। तो देखिए, कोई भी ऐसा कानून जो मनमानी प्रकृति का होता है उसे बदलना आवश्यक होता है, ठीक है। तो इसीलिए ये संशोधन किया गया कि आप मन मर्जी से जो है वो इमरजेंसी पंजाब में इम्पोज करके नहीं रख सकते, और इस 59th जो अमेंडमेंट था उसे रिपील कर दिया गया, समाप्त कर दिया गया। नेक्स्ट अमेंडमेंट वो 64th अमेंडमेंट, ये 1990 में हुआ। इसने प्रेसिडेंट रूल जो था, इस
इन पंजाब बाय 6 मंथ, उसे पंजाब में 6 महीने के लिए और एक्सटेंड कर दिया। देखिए 89 में क्या कह रहा है कि पंजाब में इमरजेंसी नहीं लगाई जाएगी, इसे रिपील कर दो। तो एक संशोधन अधिनियम उसे ख़त्म कर रहा है, फिर दूसरा संशोधन अधिनियम लेके आ गए 64वां, वो क्या कह रहा है कि राष्ट्रपति का शासन जो है पंजाब में अगले 6 महीने तक लागू रहेगा। तो भाई पहले हम कर रहे हैं उस चीज़ को ख़त्म, लेकिन दूसरे संशोधन के द्वारा हमने उसको फिर से 6 मंथ के लिए एक्सटेंड कर दिया। तो ये देखिए अब विडंबना ही कहेंगे हमारी जो शासन प्रणाली की, कि नेताओं का जो कहीं ना कहीं हित होता है वो कई बार संविधान संशोधन में दिखता है कि ये चीज़ सही नहीं है लेकिन की जा रही है, तो वो चीज़ दिखती है। लेकिन चलिए हम आगे पढ़ेंगे कि ऐसा क्यों होता है और इस पर किस प्रकार से रोक भी लगाई जा सकती है। ठीक है, इसके बाद 66वां संविधान संशोधन आया 1990 में। इस संशोधन के द्वारा टू ब्रिंग लैंड रिफॉर्म विद इन द पर्व्यू ऑफ 9th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, भूमि से संबंधित जितने भी रिफॉर्म्स थे, भूमि विधियों से संबंधित जितने भी कानून बनाए गए, उन सबको इकट्ठा करके नवीं अनुसूची में रख दिया। पहले ऐसा माना जाता था कि नवीं अनुसूची में अगर आपने किसी चीज़ को रख दिया तो लॉक हो गई, ठीक है, अब उसमें आप छेड़छाड़ नहीं कर सकते। पर आपको याद होगा मैंने अपनी फर्स्ट 2-3 क्लासेस में ही ये बात आपको क्लियर कर दी थी कि ऐसा नहीं है, हर ताले की चाबी होती है। तो अगर कोई ये सोचता है कि 9th शेड्यूल में एक बार प्रोविज़न रख दिए जाने के बाद उनमें अमेंडमेंट नहीं होगा या चेंज नहीं होगा, तो ये बिल्कुल गलत है। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने कई रूलिंग्स भी दे दी हैं कि 9th शेड्यूल में भी जो चीज़ रखी हुई हैं उनमें संशोधन किया जा सकता है, चेंजेस हो सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट अमेंडमेंट वॉज 69th अमेंडमेंट एक्ट 1901। इसके द्वारा क्या किया गया, दिल्ली मेड नेशनल कैपिटल रीजन। देखिए ये क्वेश्चन भी आपको कई बार कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछा गया है कि विच वॉज द अमेंडमेंट थ्रू विच दिल्ली बिकम द NCT दिल्ली, राइट। किस संशोधन अधिनियम के द्वारा दिल्ली को जो है वो नेशनल कैपिटल का दर्जा दिया गया, वो था 69th अमेंडमेंट एक्ट 1991। तो दिल्ली मेड नेशनल कैपिटल रीजन, ठीक है। एनसीआर जो हम बोलते हैं ना, दिल्ली एनसीआर में आता है, अलवर एनसीआर में आता है, भरतपुर, ये कुछ जगह जो राजस्थान की ये भी एनसीआर में कवर होती। क्या है एनसीआर? नेशनल कैपिटल रीजन। तो दिल्ली जो नाम था उसे एनसीआर बोला गया कि संशोधन अधिनियम के द्वारा 69th अमेंडमेंट एक्ट 1991 के द्वारा, ठीक है, ये आपको याद रखना है। इसके अलावा द एक्ट ऑल्सो मेड प्रोविजन फॉर लेजिस्लेटिव असेंबली एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स फॉर दिल्ली। लेजिस्लेटिव असेंबली और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के लिए भी कुछ प्रावधान जो हैं वो इस अधिनियम के थ्रू किए गए थे। तो ये अधिनियम बेसिकली दिल्ली से रिलेटेड है। ओके, नेक्स्ट अमेंडमेंट वॉज 70th अमेंडमेंट एक्ट 1992। इस अधिनियम ने क्या किया, क्या चेंजेस आए इस अधिनियम के थ्रू? बिफोर दिस एक्ट वॉज मेड, आर्टिकल 54 रिलेटिंग टू द इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट प्रोवाइडेड for an electoral college consisting only of the elected members of parliament as well as the legislative assembly of the states. The amendment provided for the inclusion of members of the legislature of Pondicherry and Delhi. देखिए ये जो 70वां संविधान संशोधन है वो राष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित है। इस संशोधन अधिनियम ने क्या कहा कि राष्ट्रपति के इलेक्शन में कौन भाग लेता है? सदन के निर्वाचित सदस्य, ठीक है, संसद के निर्वाचित सदस्य और राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित मेंबर्स जो होते हैं वो जो है वो इसमें भाग लेते हैं, लेकिन यूनियन टेरिटरीज़ के मेंबर्स जो हैं इसमें भाग नहीं लेते। इन्होंने कहा कि द अमेंडमेंट प्रोवाइड्स फॉर द इंक्लूजन ऑफ मेंबर ऑफ द लेजिस्लेचर ऑफ पौंडीचेरी एंड दिल्ली।
तो पहले राष्ट्रपति के इलेक्शन में यूनियन टेरिटरीज़ के मेंबर भाग नहीं लेते थे, लेकिन 70वें संविधान संशोधन के बाद पौंडीचेरी और दिल्ली जो यूनियन टेरिटरी है उसके मेंबर्स राष्ट्रपति के इलेक्शन में भाग लेते हैं। तो ये भी बहुत इम्पोर्टेंट अमेंडमेंट है, ठीक है। नेक्स्ट इम्पोर्टेंट अमेंडमेंट वो 71st अमेंडमेंट एक्ट 1992। इस अमेंडमेंट ने क्या किया, द एक्ट अमेंडेड द 8th शेड्यूल। देखिए कहा ना आपको कि ऐसा नहीं है कि कोई भी अगर नवी अनुसूची हो या उसे कोई भी अनुसूची नाम दे दिया जाए तो उसमें संशोधन नहीं होगा। देखिए एग्जाम्पल आपके सामने है, 71वें संशोधन के द्वारा 8वीं अनुसूची में संशोधन कर दिया गया और इसमें कोंकणी, मणिपुरी, नेपाली लैंग्वेज को 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया। 8वीं अनुसूची जो है उसमें हमारे भाषाओं से संबंधित है और इसके अंदर हमारी जो भाषाएं हैं जिन्हें मतलब भारत में मान्यता प्राप्त है उन भाषाओं को शामिल किया जाता है। तो कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली इन 3 भाषाओं को 71वें संशोधन के द्वारा इस अनुसूची में शामिल किया गया था। 72वां संशोधन जो है ये प्रावधान करता है टू मेक टेम्पररी प्रोविज़न फॉर द डिटर्मिनेशन ऑफ द नंबर ऑफ सीट्स रिजर्व फॉर द शेड्यूल्ड ट्राइब इन स्टेट असेंबलीज ऑफ त्रिपुरा अंटिल द रिजर्वेशन एट 2000। ठीक है, तो जैसे अरुणाचल प्रदेश के लिए सीट्स रिजर्व हुई थी ना, उसी तरीके से त्रिपुरा में एसटी शेड्यूल्ड ट्राइब कम्युनिटीज़ जो हैं उनके लिए सन 2000 तक एसटी कम्युनिटी के लिए सीट रिज़र्व रखी गई। ठीक है, तो ये कुछ हमारे इम्पोर्टेंट अमेंडमेंट्स थे जो आज हमने डिस्कस किए। अभी कुछ और अमेंडमेंट्स बाकी हैं जिन्हें हमें डिस्कस करना है आपके साथ, पर आज के लिए इतना ही। सो थैंक यू वेरी मच फॉर टुडेज़ टॉक।